It's quite obvious that some of you are new right now, attending the chapter current electricity, and we are on the last phase of the same topic. But why I called you to attend this session because you must have done the work energy power at the ninth level, and in the ninth level you must have studied about power, right? And over there also we studied the electrical power. So the clue is always be available. So it's very much possible to understand the same. अदरवाइज अगर आप दोबारा से अटेंड करोगे तो और बेहतर ढंग से समझ पाओगे। तो आज मैं वहां से सेशन कंटिन्यू कर रहा हूँ जहां हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। ठीक है। और बाकी आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आपने 2-3 सेशन तो अटेंड कर ही लिए होंगे जो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल थे। तीन तीन तीसरा भी पहुंच आ गया बेटा, 4 आ गए ना, तो प्लीज उसको देख लेना जरूर। क्योंकि मैं ना अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन लूंगा ना, मैं हल्के लेवल की क्वेश्चन नहीं, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूंगा जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और एडवांस लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है, सो दैट कि आपको भी एडवांटेज हो, जिसने कर रखा है उसे भी एडवांटेज। तो स्टार्टिंग विद द इलेक्ट्रिक पावर। तो आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड। तो इसे हम थोड़ा प्रैक्टिकल ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो पावर क्या होती है? व्हाट इज पावर? एनीबॉडी? व्हाट इज पावर? Rate of doing work is known as power, correct? Or power of a body is defined as the work done by the body per unit time. Work done by the body per unit time. Very good. Work upon time. ये हमने नाइन्थ में भी पढ़ा था या नहीं? राइट। तो यहाँ बात हो रही है मैकेनिकल पावर की। तो वर्क की एसआई यूनिट जूल्स होती है, टाइम की सेकंड है। तो हम कह सकते हैं कि पावर की एसआई यूनिट क्या होगी? जूल्स पर सेकंड, राइट? जूल्स पर सेकंड। और क्योंकि इसको कम कम नहीं, आप वहां बैठो, हाँ दिखोगे नहीं, आप यहाँ बैठो। तो जूल्स पर सेकंड और अदर द वॉट was the scientist who actually analyzed the entire concept of power. So joules per second is also known as watt. ठीक है। तो हम यहाँ मैकेनिकल पावर की तो बात कर नहीं रहे हैं, हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं। आप देखिए इसे हम इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हम सबके घरों में, यानी कि एट द डोमेस्टिक लेवल एंड एट द इंडस्ट्रियल लेवल आल्सो, राइट, बहुत सारे डिवाइसेस हैं, यानी आपने सुना है 0 वाट का बल्ब? कभी सुना है? दैट्स नाइस। क्योंकि ये आज से 8-10 साल पहले जर्नल टर्म था, अब तो एलईडीज आ गए, एलसीडीज आ गए, तो अब बल्ब भी आजकल दिखाई कम ही देते हैं, नहीं? लेकिन हमेशा हम कहते थे 0 वाट का बल्ब है ये, अगर कोई छोटा बल्ब होता है तो। लेकिन क्या 0 वाट नाम की कोई चीज हो सकती है? वो 0 वाट का मतलब होता है कि वो 15 वाट का है, 15, राइट? यानी कि पावर कंजम्पशन उसकी ना के बराबर है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, राइट? अच्छा, इसके साथ साथ एसी है। एसी की पावर का हम कहते हैं 1.5 टन का एसी है। जनरली बात ये होती है ना, तो 1.5 टन उसका वेट नहीं है, उसका पावर का वेट है, राइट? 1.5 टन का मतलब 1500 वॉट, यानी कि 1.5 किलोवाट भी कह सकते हैं हम उसे। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्यूबलाइट है हमारी 40 वाट, जो पहले 40 वाट की आती थी, अब तो अगेन एलईडीज में कन्वर्ट हो चुकी हैं हम। इसी तरीके से आपने देखा पानी की मोटर है, जो पानी हमारी टंकी के ऊपर डालती है, वो वन जनरली हाफ वॉट से लेकर किलो वॉट से लेकर 1 किलोवाट तक की अवेलेबल है घरों में। 1 किलोवाट की इज मोर देन एनफ टू पुट अप द वाटर एट द 4th फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। बड़े आराम से वो 1 किलोवाट के ऊपर लेके चली जाता है। वॉटेज वॉटेज वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। पावर का मतलब है कि पावर ऑफ ए बॉडी is defined as the work done by the body per unit time। कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर बॉडी कह दो, इंसान कह लो, वो काम करने की जो क्षमता है, उस काम करने के की क्षमता को एक समय के अनुसार जब हम मेजर करते हैं तो वर्ड डाल देते हैं पावर, राइट? मैं आपसे पूछता हूं कि देर आर टू पर्सन, राइट, एंड दोनों ही पर्सन को 4th फ्लोर पर जाना है एक ही बिल्डिंग। एक अप्रोक्सीमेटली 4th फ्लोर तक जाने में 15 सेकेंड्स लेता है,
और एक 20 सेकंड लेता है, एक 15 सेकंड, एक 20 सेकंड, तो किसकी पावर ज्यादा है? अब वो जाना तो फोर्थ फ्लोर पर है, तो वर्क डन इन दिस केस इज रिगार्डेड एज व्हाट? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। आपने पढ़ा था ना 9th क्लास के अंदर, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, राइट? तो वर्क डन, वर्क क्या है आपने 9th में पढ़ा था, वर्क इज अगेन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ जो फोर्स है, एक इंसान ऊपर जा रहा है, फोर्थ फ्लोर पर जा रहा है, तो ऑब्वियसली अप्लाइंग फोर्स ऑन टू हिज ओन बॉडी एंड दैट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू इट्स हिज ओन वेट, उसके अपने वेट के बराबर होना चाहिए, क्योंकि फोर्स, एक मिनट कपिल, कपिल क्या कर रहे हो, क्लास हो रही है, बंद करो इसको। हाँ क्यों नहीं बैठ सकते, बिल्कुल बैठ सकते, मैंने कई सारे ऑलमोस्ट सभी नए बैठे हुए हैं यहाँ। 9th में तो वर्क एनर्जी पावर किया हुआ है, यानी बेटा समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ बेटा, एक काम करो, आप शाम पीछे चले जाओगे। तो मैं आपसे ये कह रहा था दैट पर्सन एक्चुअली अप्लाइज द फोर्स ऑन टू हिज बॉडी टू लिफ्ट हिम अप टू द फोर्थ फ्लोर, दैट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू हिज ओन वेट। और वेट किसे कहते हैं? वेट क्या है? फोर्स या मास और वेट के बारे में हमने 9th क्लास में पढ़ा था। वेट इज नथिंग बट, अगर हम फोर्स की बात करते हैं, देखो वर्क डन हम क्या होता है, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? और चूंकि वो इंसान ऊपर जा रहा है, तो हम फोर्स को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इन टर्म्स ऑफ वेट करेंगे। हमें मालूम है फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये सब मैं मान के चल रहा हूँ 9th क्लास में तुमने किया हुआ है, राइट? तो कोई बात नहीं, 9th बाद में देख लेना, फिलहाल ये मान के चलो फोर्स क्या है, मास। अब ये सपोज मेरे हाथ में पेन है, मैं आपकी तरफ थ्रो करता हूँ इसे, इसमें मास है या नहीं? जब थ्रो करूंगा तो ये मूव करेगा, इसकी वेलोसिटी लगातार चेंज होगी, तो एक्सेलरेशन आ गया, चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो फोर्स एक्टिंग ऑन टू दिस पेन इज इक्वल टू द मास ऑफ द पेन मल्टीप्लाइड द एक्सेलरेशन अचीव्ड बाय इट। अब जो इंसान ऊपर जा रहा है उसका भी जो फोर्स है वो वेट की फॉर्म में है, राइट? और ऑब्वियसली द पर्सन हैज मास and it must be multiplied with what? G. G represents what? Acceleration due to gravity, right? So weight is what? Weight of a body is the force with which, right? What is weight? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं तो बताऊंगा, but what is weight? Weight of an object is defined as the force experienced by the object because of the gravitational pull of earth, right? अगर सपोज मैं इसे छोड़ता हूँ तो ये नीचे की तरफ अट्रैक्ट होगा या नहीं, राइट? तो जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो उसके अंदर एक एक्सेलरेशन आएगी, अंदर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है, मोस्ट प्रिसाइजली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, राइट? चाहे पेन हो और चाहे हवाई जहाज क्यों ना हो, प्लेन क्यों ना हो, एनी ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, बिकॉज गिरते समय फ्री फॉल ऑब्जेक्ट जो होता है, राइट, उसके अंदर जो एक्सेलरेशन आता है इट हैज नथिंग टू डू विद द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। Acceleration achieved by the free fall object is always be independent upon its mass। ये सब हम कर चुके हैं, अगर इसके बारे में भी आपने सीखना है तो मेरे 9th क्लास की वीडियोस आप देख सकते हैं, राइट? क्योंकि 9th क्लास के अंदर हमने फोर्स को बहुत डिटेल में दिया, लेकिन वो कब करना जब तुम्हारा 10th का सिलेबस ढंग से कवर हो जाए, अभी करने की जरूरत नहीं है। तो इंसान नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो अपने ऊपर फोर्स लगा रहा है, यानी कि अपने वो फोर्स अपने वेट के बराबर लगा रहा है। वेट इज मास ऑफ दैट पर्सन मल्टीप्लाइड विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जिस हाइट से, अब डिस्टेंस क्या, नीचे से ऊपर जाना तो डिस्टेंस इज इन टर्म्स ऑफ द वर्टिकल हाइट, नीचे से ऊपर जाना वर्टिकल हाइट होगा या नहीं? तो उस केस के अंदर यहां पर जो पावर होगी, W को मैं रिप्लेस किससे करूंगा? mg इज द वेट इनटू हाइट, तो ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी कि वर्क डन, एंड दैट वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू द पोटेंशियल एनर्जी। अब गया वो फोर्थ फ्लोर पे जाके रुक गया, तो कौन सी एनर्जी है उसके अंदर? एनर्जी बाय विच ऑफ इट्स पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी। एंड हेंस ये वर्क एंड एनर्जी आर नॉट सेम, दे आर बेसिकली डिफरेंट, बट वर्क इज द कॉज, पोटेंशियल एनर्जी इज द इफेक्ट, और काइनेटिक एनर्जी इज द इफेक्ट। इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर, एनर्जी के कारण वर्क है और वर्क के कारण एनर्जी है, राइट? बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर। इसका मेन डिफरेंस मैंने 9th में बहुत डिटेल में बताया हुआ है। तो mgh डिवाइडेड बाय टाइम,
अब मैंने ये कहा कि यहाँ दो पर्सन है, एक नीचे से फोर्थ फ्लोर पर जाता है, एक 15 सेकंड लेता है ऊपर जाने में और एक 20 सेकंड लेता है ऊपर जाने में, राइट। दिस द फर्स्ट पर्सन, द सेकंड पर्सन, तो ऑब्वियसली किसके अंदर पावर ज्यादा है? 15 सेकंड, जिसने 15 ही सेकंड कम समय लिया, तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो पावर कम होगी, टाइम कम लगेगा तो पावर ज्यादा होगी। ये छोटा सा मैंने ना आइडिया दिया है आपको जहां तक मैकेनिकल पावर का सवाल है। लेकिन अब हमारे यहाँ इतने सारे डिवाइस, कमरे में देख लो 6-7 ट्यूबलाइट्स हैं, एसी है, राइट, लैपटॉप चल रहा है, एवरी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, राइट, इज कंज्यूमिंग एनर्जी और नॉट, राइट। और ये एनर्जी आई कहां से? टाटा पावर हमारे यहाँ का सप्लायर है, उसने हमारे यहाँ 2 वायर भेजी है। देखो, जब हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट करेंगे ना, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इन्होंने सिर्फ आपके सिलेबस में 30% दिया है, 70% डिलीट कर दिया, और वही असल टॉपिक है। लेकिन हम उसको सारा कवर करेंगे। उसमें जब लास्ट में आएंगे ना, तो आप ये पाएंगे कि उसके अंदर डोमेस्टिक वायरिंग की बात हो रही है। ये घरों में हमारे जितने भी ये लगे हुए हैं ना, कैसे लगे हैं, उसकी वायरिंग कैसे हुई है, वो हमारा लास्ट टॉपिक है। तो आपको पता लगेगा कि जो सप्लायर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सप्लायर है, जैसे टाटा पावर है यहाँ पर, वो हमारे घर में 2 वायर भेज रहा है। एक का नाम है लाइव वायर और दूसरा है न्यूट्रल वायर। लाइव वायर पर है 220 वोल्ट का पोटेंशियल। तो कई ऐसे होंगे जिन्हें पोटेंशियल क्या मतलब पता होगा या शायद ना भी पता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आपने सभी ने मेरी पहली 2 क्लासेस अटेंड की हुई हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की? आपने नहीं की होंगी शायद, है नहीं? नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ। आपने क्या नाम बताया था अपना? तो कोई बात नहीं। पोटेंशियल का मतलब होता है कि जिसके कारण कोई काम किया जा सके, जिसके कारण करंट का फ्लो कराया जा सके, जिसके कारण एनर्जी भेजी जा सके सभी डिवाइसेस में, पोटेंशियल है, राइट। तो वो वायर 220 वोल्ट की, और दूसरी वायर है हमारी 0 वोल्ट, जिसे हम न्यूट्रल वायर कहते हैं। तो दो वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 220 माइनस 0 इज इक्वल टू 220 वोल्ट। So this 220 volt is potential difference, and you know better, potential difference has to be maintained in order to have the consistent flow of electrons, right? ये जो सारे डिवाइसेस काम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड है, राइट। अब हमने पढ़ना है यहाँ इलेक्ट्रिकल पावर है, तो इलेक्ट्रिकल पावर कहेंगे किसे हम? इलेक्ट्रिकल पावर किससे रिलेटेड है? पहली बात तो ये उठती है, सारे डिवाइसेस से रिलेटेड है। हर डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूम करते समय कुछ ना कुछ वक्त भी लेगा या नहीं, राइट। तो कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम इज द पावर ऑफ दैट डिवाइस, उस डिवाइस की वो पावर है। जैसे मैं बात करता हूं, बल्ब है, बल्ब के ऊपर लिखा रहता है 40 वॉट। इनफैक्ट जितने भी डिवाइसेस है ना, ऑल अक्रॉस इंडिया, डोमेस्टिक लेवल डिवाइसेस की बात कर रहा हूं मैं, छोटे से छोटा 10 रुपए का, 5 रुपए का, 2 रुपए का इलेक्ट्रिकल डिवाइस से लेके 20 लाख के इलेक्ट्रिकल डिवाइस तक की अगर हम बात करें, तो मैन्युफैक्चरर जिसने उसे बनाया है वो उसमें ना 3 चीजें लिख के भेजता है। क्या? 220 वोल्ट, डोमेस्टिक की बात कर रहा हूं मैं, कॉमा 40 वॉट, कॉमा 0.0005 एम्पियर, फॉर एग्जाम्पल। या अब एसी की बात, ये तो हो गया बल्ब। देखो, मैं इस टॉपिक को ना थ्योरी में नहीं, प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको पता लग जाए कि असल में हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। अब एसी की बात करते हैं। एसी है 220 वोल्ट, 1.5 टन, कहते हैं ना 1.5 टन का एसी है, 1 टन का है, 2 टन का है। 1.5 टन का मतलब है 1500 वॉट और 12 एम्पियर, ये एसी हो गया, राइट। मोटर, जो पानी की मोटर है 220 वोल्ट, 1 किलोवाट यानी कि 1000 वॉट, राइट। और करंट रेटिंग है इसकी 9 एम्पियर। ये है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। तो ऐसे जितने भी डिवाइसेस हैं, अनगिनत डिवाइसेस जितने भी हैं, उनके ऊपर ये चीज हमेशा सेम होती है। डोमेस्टिक डिवाइसेस की बात कर रहा हूं, 220 वोल्ट इज परमानेंटली रिटर्न ओवर देयर। ये जो है, ये क्या है, इसे क्या कहेंगे? पावर। वॉट की बात हो रही है ना, वॉट क्या है? वॉट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर। अभी मैं बताऊंगा कि ऐसा यूनिट वॉट क्यों है,
लेकिन ये लिखा हुआ है ऐसा, पहले हम देखते हैं ना कि बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर, आप घर पर जाकर देखना, राइट, आप अपने जितने भी डिवाइसेस हैं मैन्युफैक्चरर ने मेंशन किया हुआ है, तो तीन चीजें पक्का आपको मेंशन मिलेंगी। 40 वॉट है एसी, 150 वॉट है, 1500 वॉट का है, 1000 वॉट का हमारे पास मोटर है, और ये करंट की रेटिंग है। अब आपको वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 12th क्लास में पूछा जाता है वाइवा के अंदर, व्हाट डू यू मीन बाय दिस रिटर्न ऑन एसी, इसका क्या मतलब है, एक्सप्लेन करो। इट मींस दैट द एसी विल ऑपरेट एट ए पोटेंशियल ऑफ, विल ऑपरेट एट ए पोटेंशियल ऑफ, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा अभी, जो लिखवाना वो मैं डिक्टेट कर दूंगा। एसी विल ऑपरेट एट ए पोटेंशियल ऑफ 220 वोल्ट। मैं यहाँ रुक रहा हूँ, यानी कि मैन्युफैक्चरर ये कहना चाहता है कि एसी लंबे समय तक काम करेगा जब उसको 220 वोल्ट मिलेगा। अगर उसको 210 वोल्ट मिला तो चांस है खराब हो जाए, 230 वोल्ट मिला तो भी खराब हो जाए, इसलिए हम स्टेबलाइजर का यूज करते हैं। नहीं, फ्रिज एक स्टेबलाइजर यूज करते हैं, नहीं क्यों यूज करते हैं? स्टेबलाइजर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट स्टेब्लिशेस, दैट मेंटेन्स द 220 वोल्ट। भाई जहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है फ्लक्चुएशन हो सकता है, अब तो नहीं होता, अब तो प्राइवेटाइजेशन हो गया, पहले होता था जब गवर्नमेंट के हाथों में था, आज से 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो कई बार फ्लक्चुएशन बहुत ऊपर हो जाता था, कई बार नीचे, पता लगा डिवाइस के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। अब एसी कोई रोज रोज तो इंसान खरीदता नहीं है, 40-50 हजार रुपए की चीज है, अगर उसका कंप्रेसर डाउन हो गया तो वो एसी खराब हो गया। तो मैन्युफैक्चरर ये कहना चाहता है कि भाई इससे अगर लंबे समय का काम लेना है तो पोटेंशियल कितना देना है इसे, 220 वोल्ट। अब वो ये बताना चाहता है 1500 वॉट से कि भाई सुन लो, आप इसको यूज करोगे जब, तो ये 1500 1500 जूल्स की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा, किल करेगा, गर्म हवा को ठंडी हवा में बदलने के लिए। गेटिंग माई पॉइंट? इट विल कंज्यूम, it will eat up 1500 joules of electrical energy only in 1 second, क्योंकि 1500 वॉट की बात हो रही है, 1 वॉट 1 जूल 1 सेकेंड, तो 1000 कितना, 1500 कितना हो गया, 1500 जूल्स डिवाइड बाई 1 सेकेंड, राइट। कोई दिमाग में ये बैठकर मत बैठना कि भाई हमने टॉपिक किया नहीं है इसलिए हमें समझ नहीं आएगा, पक्का समझ में आएगा। 7th क्लास के स्टूडेंट को भी बिठा दूं ना, उसे भी समझ में आएगा, इसलिए बैरियर हटा दो कि हमने नहीं किया हुआ इसलिए हमें समझ नहीं आएगा। बस इसको थोड़ा खुले दिमाग से सुनो जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यानी कि जो एसी है 1500 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक ही सेकंड में खत्म कर देगा, राइट। तब वो इट कन्वर्ट्स द हॉट एयर इनटू द फॉर्म द कोल्ड एयर, राइट। और ऐसा करते समय उसके अंदर करंट कितना फ्लो करेगा, 12 एम्पियर, यानी कि 12 इंटू 6.25 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। कुछ याद आ रहा हो तो पहली क्लास, 18 इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड। जब इतने इलेक्ट्रॉन इससे पास करेंगे तब जाकर ये अपने काम को अंजाम देगा। अब हम बात करते हैं बल्ब की। बल्ब भी 220 वोल्ट पे काम करेगा, 40 वॉट, ये बेचारा 40 जूल ही लेगा सिर्फ 1 सेकेंड के अंदर, और करंट तो ना के बराबर ही है, देखो आप 0.005 मैंने आप लिया हुआ है। तो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, किसका बिल ज्यादा आना चाहिए, एसी का या बल्ब का, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा क्यों आता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर हैवी डिवाइस का, डिवाइसेस को भी ब्रॉडली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक लाइट डिवाइसेस, एक हैवी डिवाइसेस। लाइट डिवाइसेस में टीवी आ गया, लैपटॉप आ गया, प्रोजेक्टर आ गया, ये सब लाइट डिवाइसेस हैं, बल्ब, ट्यूब लाइट्स। हैवी डिवाइसेस में कौन से आ गए, एसी, मोटर, वॉशिंग मशीन, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, राइट, फ्रिज, ये हैवी डिवाइसेस, राइट। और हर डिवाइस अपने अपनी क्वालिटी के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है, हीट अप करता है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन है ये पावर से रिलेटेड है। तो पावर क्या होती है, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट टू इलेक्ट्रिकल पावर किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ ए डिवाइस इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रेट, ये हम 12th क्लास में बोलते हैं डेफिनेशन को, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय ए डिवाइस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। और नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ ए डिवाइस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द डिवाइस पर यूनिट टाइम।
एक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगी बेटा, एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, राइट और नो। ये एक कोई भी डिवाइस है, वो अगर काम करेगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगा, लेकिन जितनी एनर्जी लेगा वो कितने समय में लेगा उसकी भी इंपॉर्टेंस है। एंड द मोमेंट एनर्जी कंजम्पशन इज डिवाइडेड बाय द टाइम, इट क्रिएट्स ए फिजिकल क्वांटिटी नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, लिखो इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ ए डिवाइस, electric power is defined as electric power is defined as electric power is defined as the rate by which electrical energy is consumed, by which electrical energy is consumed by a device, electrical energy consumed by a device, right। इस सेंटेंस का तो समझ में, मैंने लिखा है द रेट मतलब टाइम की बात कर रहा हूं। ये एक एनर्जी कंजम्पशन गिवन समय में जो हुआ, दैट इज बेसिकली नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर, राइट। सो पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम कहेंगे, अब हम वर्क अपॉन टाइम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं, मैकेनिकल पावर की बात नहीं कर रहे हैं। क्या ये बात क्लियर हुई, इतना क्लियर है भाई? सीधी सी बात है, हम लोग, मैं यहाँ बैठा हुआ और यहाँ से वहां जाऊंगा तभी जा पाऊंगा जब मेरे अंदर एनर्जी होगी। अगर मैंने यहाँ पर 50 दिन से खाना नहीं खाया हुआ तो मैं हाथ यहाँ से उठा के यहाँ भी नहीं रख सकता, एनर्जी नहीं है। तो कोई भी डिवाइस काम करेगा तो तभी तो काम करेगा जब उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाएगी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने का मतलब क्या है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को दिया गया, लगातार इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसके अंदर। जब वो चार्ज फ्लो करेगा, एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो वर्क डन होगा, एंड दैट वर्क डन इज सीन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू पावर, एग्रीड। अब एनर्जी की एसआई यूनिट होती है जूल, चाहे मैकेनिकल वर्क डन की बात करो या एनर्जी की बात करो तो इट हैज टू बी जूल, और टाइम की है सेकंड। तो पावर क्या, जूल पर सेकंड, अगर मैं 1 जूल 1 सेकंड लेता हूं तो इट अमाउंट्स टू 1 वॉट। तो क्वेश्चन उठता है डिफाइन 1 वॉट। पावर ऑफ ए डिवाइस, ध्यान से सुनो मेरी बात, पावर ऑफ ए डिवाइस इज सेड टू बी 1 वॉट व्हेन इट कंज्यूम्स 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओनली इन 1 सेकंड। एक ऐसा छोटा सा डिवाइस जो 1 वॉट की, जो दिवाली पे लड़ियां नहीं लगती, छोटे छोटे बल्ब होते हैं जो, राइट, 1 वॉट के बल्ब होते हैं वो। 1 वॉट मतलब वो अपना ग्लो करने के लिए 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को 1 सेकंड में कंज्यूम कर सकता है। तो दिस इज इक्वल टू 1 वॉट। तो अगर किसी डिवाइस की पावर 1 वॉट है, इसका मतलब समझ में आया कि क्या है, किसी डिवाइस की पावर 1 वॉट है, इसका मतलब वो 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, हीट अप कर रहा है केवल 1 सेकंड में, अपना जो भी उसका काम है वो करने के लिए, राइट और नॉट। 1 किलोवाट कितने के बराबर होगी भाई, 1 किलो में 10 टू पावर 3 होता है, तो 10 टू पावर 3 वॉट। 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होती है, 746 वॉट। हॉर्स की पावर को बहुत बेहतरीन कंसीडर किया जाता है ना, राइट, पूरी लाइफ खड़ा रहता है। अगर वो सपोज गिरने लगा, लेटने लगा, दैट मींस इज वेरी मच पॉसिबिलिटी कि वो कभी भी मर सकता है, इतनी पावर उसके अंदर होती है। तो 746 वॉट, इसीलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी हॉर्स पावर को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। 1 हॉर्स पावर का मतलब किसकी कितनी वॉट की बात कर रहा हूं मैं, 746 वॉट की। 1 मेगावाट 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 6। 1 नैनोवाट 10 टू पावर 9, राइट। तो ये तो हो गई बात जहां तक पावर का सवाल है, राइट। अब देखिए, पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, ये मैंने आपको बताया। आप सबने, शायद आपने छोड़कर सभी ने पहली क्लास तो अटेंड की हुई है, दूसरी भी आई होप के अटेंड की होगी। पोटेंशियल किसे कहते हैं, पोटेंशियल इज वर्क अपॉन चार्ज, दिस इज द फादर ऑफ एंटायर इलेक्ट्रिकल सिस्टम।
राइट। व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल? पहली क्लास अटेंड की हुई ना, दूसरी में मैंने बताया शायद पोटेंशियल किसे कहते हैं। हाँ हाँ शगुन आप बताओ। एक्सीलेंट, राइट, बिल्कुल सही बात। पोटेंशियल का मतलब होता है जैसे मान के चलो कि भाई ये वायर है, राइट। वायर नहीं, ये मान के चलो कि ये बल्ब है, ये पेन की जगह बल्ब है। बल्ब में एक वायर यूं आ रही है, एक वायर यूं आ रही है। जैसे स्विच को हमने ऑन किया तो होगा क्या, ये जो स्विच है वो सप्लायर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो सप्लायर का मतलब क्या, वो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देगा, भेजेगा, राइट, एक जगह से दूसरी जगह। तो पोटेंशियल क्या हो गया, एनर्जी सप्लायर है। पोटेंशियल मीन्स एनर्जी जो आपने यहां से यहां तक सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भेजने में यूज की, राइट। तो वो आप मेन क्लास के अंदर मैंने बताया होगा, उसे आप देखना। फिलहाल पोटेंशियल का मतलब मानो कि इट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी टू ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ये जो पोटेंशियल है, दिस वर्क डन को मैं लिख सकता हूँ एनर्जी कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चार्ज। लिख सकता हूँ या नहीं, क्योंकि वर्क एनर्जी आर ऑलमोस्ट द सेम। भाई व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। उतनी एनर्जी होगी जितना काम कर सकते हो, उतना ही जितना काम होगा उतनी एनर्जी अवेलेबल होगी। तो दिस कैन बी रिप्लेस्ड एज वर्क अपॉन, क्वाइट ऑब्वियस है, पोटेंशियल वर्क अपॉन चार्ज। तो हमने वर्क को एनर्जी लिख दिया, यानी कि बाद में अल्टीमेटली कर तो वर्क डन की रहा हूं, राइट। तो यहां मैंने लिखा वर्क अपॉन चार्ज, वर्क इज रिप्लेस एज एनर्जी अपॉन चार्ज। तो मैं एनर्जी को लिख सकता हूं ना पोटेंशियल इनटू चार्ज, ये क्रॉस मल्टीप्लाई। तो प्लीज अभी कुछ मत उतारिए, सबका फोकस यही होना चाहिए। तो एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल। एनर्जी की जगह मैंने क्या लिखा, इनटू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। यहां तक कोई डाउट? मैंने क्या किया, एनर्जी को पोटेंशियल इनटू चार्ज लिख दिया। तो नाउ पावर इज पोटेंशियल इनटू चार्ज अपॉन टाइम। आज की क्लास जो बिल्कुल कुछ नए बैठे हैं, अगर उनको 25% भी समझ आती है ना, तो उनका ये वर्थ वाइल है क्लास अटेंड करना, जो बहुत ही टिपिकल टॉपिक पर है। पूरे चैप्टर का सबसे जो टिपिकल टॉपिक है वो यही है, राइट। टिपिकल इन अ सेंस कि जिस रिक्वायर्स इमेंस अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो अगर इसे दोबारा अटेंड करोगे क्लास में ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगी। किसी भी चीज को दोबारा सुनने में कोई बुराई नहीं होती। तो पोटेंशियल इनटू अपॉन चार्ज, सॉरी, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड विद चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, करंट। तो पावर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल इनटू करंट। तो पावर का पहला फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल पावर का क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर of a device or electrical power supply is always be equal to the product of potential into current। ठीक है ना। पोटेंशियल की क्या होती है, वोल्ट। ऐसा यूनिट पोटेंशियल की होती है वोल्ट, करंट की होती है एम्पियर। तो वन ऑफ द यूनिट ऑफ पावर अपार्ट फ्रॉम वॉट इज वोल्ट एम्पियर। यानी कि वॉट तो है ही, लेकिन दूसरी और यूनिट क्या हो गई, जो वॉट हम यूज करते हैं वो मैकेनिकल पावर में भी करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर में भी करते हैं। लेकिन वोल्ट एम्पियर हम मैकेनिकल पावर में नहीं कर सकते। वोल्ट एम्पियर इज स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिकल पावर। तो फर्स्ट फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल पावर इज E इज इक्वल टू वी आई, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, आपने जिसने अटेंड कर लिया है या जो आगे अटेंड करेंगे उन्हें ये पता लगेगा कि V जो होता है वो आई आर के बराबर होता है, राइट। जिसने अटेंड नहीं किया तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, अब क्लास अटेंड करोगे आपको समझ आ जाएगा। V होता है आई आर। तो इस V की जगह मैं यहाँ पर आई आर लिख रहा हूँ, इनटू आई कर रहा हूँ, तो ये आई स्क्वायर आर हो गया है। तो पावर का एक फार्मूला तो आया वी आई, और पावर का दूसरा फार्मूला किसके बराबर आ गया, आई स्क्वायर आर, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस, राइट। ये दूसरा फार्मूला। अच्छा, अब पावर क्या है, वी आई। अब इस आई को मैं क्या यू लिख सकता हूँ, वी बाई आर।
तो यहाँ ये जो आई है इसे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ इनटू, डॉट मतलब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ v बाई आर से, ये किसके इक्वल हो गया v स्क्वायर बाई आर। ये तीसरा फॉर्मूला आ गया पावर, यानी कि द इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज vi, कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज v स्क्वायर बाई आर, कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज i स्क्वायर इनटू r। ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अब ये तीनों के ऊपर हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल करने हैं। कौन सा फॉर्मूला किस न्यूमेरिकल में यूज होगा अभी क्लियर हो जाएगा। हमें तो हमने 10 क्वेश्चन कर लिए। अगर न्यूमेरिकल बात कर रहा है पोटेंशियल की, जनरली यहाँ पर P इज इक्वल टू वी आई है, थ्री फिजिकल क्वांटिटी है ना, एक पावर, एक पोटेंशियल, एक करंट। अगर न्यूमेरिकल में बात हो रही है पोटेंशियल की, करंट की, और पूछा जा रहा है पावर क्या है, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, P इक्वल टू वी आई। अगर क्वेश्चन में बात हो रही है पावर गिवन है, करंट भी गिवन है, पोटेंशियल पूछा है, तो कौन सा यूज करेंगे, पावर गिवन है, करंट भी गिवन है, पोटेंशियल पूछा है, P इक्वल टू वी आई। ये 10th में इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आने वाले, राइट। पावर गिवन है, पोटेंशियल गिवन है, करंट पूछा है, तो कौन सा यूज करेंगे। क्लियर हो गया, तीन न्यूमेरिकल खत्म। अब जमा घटा गुणा भाग तो आपको आता ही है करना। अब न्यूमेरिकल बात कर रहा है करंट की, रेजिस्टेंस की, और पूछ रहा है पावर, आई स्क्वायर है। पावर गिवन है, करंट गिवन है, रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, आई स्क्वायर है। हो गया नहीं। अब बात हो रही है पूरे न्यूमेरिकल में पोटेंशियल की, रेजिस्टेंस की, और पावर पूछा है, तीसरा फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला खत्म। हेंस these three formulas are applicable according to the given condition of the numerical। पक्का आएगा इसके ऊपर क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन आएंगे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। ये 9-10 क्वेश्चन हो गए, राइट। बाकी हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे करेंगे भी, लेकिन फिलहाल आई थिंक सो इतना समझ आ गया। ये तीनों फॉर्मूलाज उतार लो, जस्ट कॉपी इट। सपोज मैं आपसे पूछ, अब जो कुछ भी मैंने आपको क्लियर किया है यहाँ पर, उसको एट वन को लेट मी सी कितनों को समझ आया है। ये मान लिया ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट पर लिखा हुआ है 220 वोल्ट 40 वॉट, और करंट की रेटिंग है 0.18 एम्पियर। व्हाट डू यू मीन बाय दिस। आयुष, इसका क्या मतलब है कि ट्यूबलाइट के ऊपर लिखा हुआ है 220 वोल्ट 40 वॉट 0.1 एम्पियर। गलत भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्राई। 0.18, हाँ। इसका इसका मतलब क्या है, इस ये व्हाट डू यू मीन बाय दिस, एग्जामिनर आपसे बाय बार पूछेगा कि भाई ट्यूबलाइट पर मैन्युफैक्चर, जिसने ट्यूबलाइट बनाई है कंपनी ने, उसने 3 चीजें लिख कर दी है, वो क्यों लिख कर दी है, ये पूछेगा। कोई बात नहीं, एक्सीलेंट। 40 वॉट को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। 40 जूल्स को यूज करेगा, एक, क्योंकि वॉट क्या होते हैं, वॉट क्या है, जूल्स अपॉन सेकेंड, राइट। दैट मीन्स दिस ट्यूबलाइट विल ऑपरेट एफिशिएंटली एट ए पोटेंशियल ऑफ 220 वोल्ट। पोटेंशियल मतलब एनर्जी सप्लाई, या फिर हम सब में एनर्जी है तभी तो काम हो रहा है। तो कोई डिवाइस तब काम करेगा जब उसको एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी का सोर्स क्या है, पोटेंशियल। फिलहाल इतनी बात तो समझ आ गई, राइट। So the tube light will operate at a potential of 220 volt efficiently by consuming 40 joules of electrical energy in 1 second, and thereby withdraw a current of 0.18 ampere, right। क्या फैन की बात करते हैं, 100 220 वोल्ट 100 वॉट, करंट रेटिंग क्या लूँ मैं इसकी, पॉइंट 0.45 एम्पियर फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय दिस।
हाँ बिल्कुल 12th का वाइवा का क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। तो ऐसे जितने भी डिवाइस है 3 चीजें लिखी हुई मिलेगी हमेशा। जो इंडस्ट्रियल लेवल की डिवाइस होती है ना उन पर 440 वोल्ट लिखा रहता है। तो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो सिंगल फेज आ रही है और इंडस्ट्रीज में जो जाती है वो 3 फेज जाती है। 3 फेज में मिनिमम पोटेंशियल होता है 440 वोल्ट का, राइट। आज से लगभग कोई 26-27 साल पहले हमारा जब ये मकान बन रहा था, हम बहुत पुराने हैं यहाँ के, तो ये बाहर एक इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है। तब जो है गवर्नमेंट के हाथ में था। कई तब तो बहुत कई बार एक्सीडेंट हो जाते थे। एक दो तो मैंने अपनी आंख के सामने देखे। बेचारा इलेक्ट्रीशियन गया खंबे के ऊपर और तारों को जोड़ रहा है और इतनी बेवकूफ़ी हुआ करती थी। मैंने लाइव डेथ देखी है। वहीं खेल रहे थे, बहुत छोटे थे तब, लगभग कोई 12-13 साल का होगा मैं। वहाँ किसी भाई जब अगला काम कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी का जो है ऑब्वियसली फ्लो बंद होना चाहिए ना। तो ऐसे काम हुआ करता था पहले भी। वो ने ऑन कर दिया किसी ने, वो वायर था वहाँ पर, वहीं का वहीं चिपक के रह गया। एंटायर ब्लड गेट सक्ड विद इन नो टाइम। 10,000 वोल्ट का करंट था उसका, 10,000। अब इमेजिन करो यहाँ पर 3 फेज और सिंगल फेज दोनों की सप्लाई थी। गलती से आज से 25-26 साल पहले की बात है, इलेक्ट्रिशियन ने ना वो तार सिंगल फेज से उठा के 3 फेज में डाल दी। ये 25-30 मकान जितने भी हैं पूरी लाइन तक आगे, जूस की कॉर्नर की दुकान है वहां तक। किसी का फ्रिज उड़ गया, किसी का एसी चला गया, किसी का कूलर खत्म। शुक्र है हमारा मकान तब अंडर कंस्ट्रक्शन था, कुछ था ही नहीं यहाँ। तो ऐसा, क्योंकि जो डिवाइस ले सकता है 220 वोल्ट, आप उसे कौन सी दे रहे हो 400, चाहे तो ब्लास्ट होना ही था, राइट। तो मैं ये इस एग्जांपल से ये बताना चाहता हूँ कि हर डिवाइस एक पर्टिकुलर एनर्जी से ज्यादा लेगा तो खराब हो जाएगा, कम लेगा तो भी खराब हो जाएगा, राइट। तभी तो कहते हैं स्टेबलाइजर यूज करना चाहिए। एसी 45,000 का आता है, स्टेबलाइजर 2,000-2,200 रुपए का आता है। तो जनरली कई बार लोग इसमें कंजूसी कर जाते हैं, वो नहीं लेते। आज की डेट के अंदर तो इनबिल्ट आ रहे हैं और अब तो सप्लाई में भी कोई फ्लक्चुएशन ना के बराबर है। हमारे एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जनरली ये लोग इस बात का रिस्क ले लेते हैं। फिर भी चलो एसी के साथ फ्रिज के साथ चल जाएगा, लेकिन एलईडी के साथ नहीं चलता। एलईडी अगर आपने यूज किया तो आज अगर एलईडी के अंदर 0.0015% का फ्लक्चुएशन भी अगर आया तो एलईडी का पिक्चर कार्ड खत्म। हर एक पिक्चर कार्ड जो है डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ द, भाई आज की डेट में एलईडी जो टीवी आ रहे हैं 20-25 हजार से लेकर 3-3 लाख रुपए के आ रहे हैं, राइट। तो अगर पिक्चर कार्ड ही अपने आप में पूरे एलईडी के रेट का 40% होता है, वो तो फिर खत्म, वो तो फेंकना पड़ेगा, कोई यूज ही नहीं है उसका। 6 महीने की गारंटी देते हैं दोबारा लगाने पर। तो एलईडी अगर है टीवी तो आपके पास उसके लिए एक स्टेबलाइजर होना जरूरी है। स्टेबलाइजर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिवाइस, राइट। और पूरी इंडिया में मैन्युफैक्चर जो बनाते हैं 220 वोल्ट की डिवाइस बनाते हैं, क्योंकि सप्लायर पूरी इंडिया में कौन सा पोटेंशियल देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का डोमेस्टिक लेवल पर। तो ये समझ में आया कुछ में जो एकदम हटकर हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं इसे। हाँ हाँ, वर्किंग ऑफ ए स्टेबलाइजर अब वो तुमसे पूछेंगे नहीं। इट इज जस्ट टू स्टेबलाइज, टू मेंटेन द पोटेंशियल एग्जैक्ट। पता लगा फ्लक्चुएशन हो गया सप्लायर के यहाँ से, टाटा पावर के यहाँ से कुछ ऐसी गड़बड़ हुई कि 250 वोल्ट हो गया, तो स्टेबलाइजर क्या करेगा 250 वोल्ट को यहाँ आएगा तो स्टेबलाइजर के पास 250 वोल्ट, वो इसको ऐसे इंटरप्रिटेट करेगा कि उसको 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर तब एसी के पास भेजेगा। वो खुद ही बियर करेगा, कंज्यूम करेगा, पर वो एसी को कितना देगा 220। पता लगा 180 वोल्ट ही आ रहा है, कम आ रहा है, तो वो 180 को खींच कर कितने तक पहुंचा देगा 220 तक खुद ही अंदर, तब वो 220 जो है एसी को देगा। तो इट एक्चुअली मेंटेन्स what the fluctuation of the potential provided by the supplier। जितने हैवी डिवाइसेस हैं, हैवी मतलब जो एक्सपेंसिव डिवाइसेस हैं,
उनके साथ स्टेबलाइजर का होना जरूरी है। क्या सिग्निफिकेंस है स्टेबलाइजर का, समझ में आ गया, राइट। तो आई होप ये बात समझ आ गई होगी आपको। ये है सप्लाई, ये है पावर कंजम्पशन, और ये है पावर कंजम्पशन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इन टर्म्स ऑफ करंट, राइट। अच्छा, एक करंट, एक क्वेश्चन लिखो, करंट बताओ क्या होगा। बल्ब 40 वॉट का है और 220 वोल्ट की सप्लाई है, ये फार्मूला तो उतार ही लिया था आपने, है ना। करंट बताना है, 40 वॉट का पावर है, 220 वोल्ट उसका पोटेंशियल है, तो करंट कितना आया निकाल के दियो फटाफट। टाइम क्यों लग रहा है बेटा, फटाफट। 0.18 किस किस का नहीं आया, ईमानदारी से बता। आंसर नहीं आया, कोई बात नहीं। मैंने क्या कहा था आपसे कि पावर गिवन है, पोटेंशियल गिवन है, फार्मूला मैंने लिखवाया था ना आपको, वी आई आई स्केयर आर और वी स्केयर बाई आर। तो आप ये देखो गिवन क्या है, पावर गिवन है, पोटेंशियल गिवन है, निकालना क्या है करंट। तो करंट क्या होगा, 40 डिवाइड बाई 220, आगे तो यू नो बेटर। तो 0.18 एम्पियर इज द आंसर। आसान है यानी, कोई दिक्कत इसके अंदर। करंट है मान लिया 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 15 ओम। अब पावर बताओ कितनी है। 60 आई या नहीं आई। करंट कितना है यहाँ देखो, करंट यानी कि आई गिवन है, रेजिस्टेंस ये है, फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, P इज इक्वल टू आई स्केयर आर, यानी कि 2 का होल स्क्वायर इंटू 15, यानी कि 60 वॉट, खत्म आंसर, राइट। जितना सिंपल है उतना ही इंपॉर्टेंट है, राइट। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम कराने जा रहा हूं मैं, तो ये 12th समझ लो, 12th का भी मैंने क्वेश्चन करा दिया आपको यहाँ, और 12th में पक्का आता है ये, बस फर्क इतना है बहुत सारे डिवाइस दे देते हैं, राइट। अब हमारे घरों में इतने सारे डिवाइसेस हैं, हर महीने हम बिल देते हैं, तो बिल किस आधार पर देते हैं, वो कौन सा स्केल है, वो कौन सा एक फंडामेंटल स्केल है, प्रोसीजर है, जिसके आधार पर टाटा पावर जो है हमसे बिल लेता है। आपके घरों में बिल आते हैं, अपना बिल उठाकर देखना, पीछे देखना, वहां कुछ लिखा होगा। क्या लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल लिखा होगा वहां पर 0 यूनिट से 100 यूनिट, राइट। मान लिया ₹5, फिर लिखा होगा 100 यूनिट से 200 यूनिट, ₹7। फिर लिखा होगा ग्रेटर देन 200 यूनिट्स, ₹10, राइट। और आपको जो बिल आया है उसमें ये लिखा हुआ है कि आपने पूरे महीने में 500 यूनिट कंज्यूम किए हैं, तो बिल बताओ कितना आएगा, कितना बिल होगा एक महीने। वो बिल पे लिखा हुआ है आपने पूरे एक महीने में, हर महीने आपको बिल देना होता है, 500 यूनिट आपने कंज्यूम किया है, तो आपका बिल कितना बना। और वो कह रहा है अगर सही बताओगे तो मैं 10% डिस्काउंट भी दूंगा। ₹10, लॉटरी निकल गई। तो केजरीवाल जी ने भी तो 400 यूनिट तक फ्री किया हुआ है, 500 यूनिट पे तो बिल तो भी देना पड़ेगा। ₹22, किस जमाने की बात कर रहे हो, आज से 50 साल पहले भी नहीं आता था। ₹25, बिजली अगर का बिल 25-25 रुपए है तो ड्रीम दिखा रहे हो तुम, आ गया तो घर का खर्चा कितना कम हो गया ये देखो। इस फ्लोर का ही मैं गर्मियों के दिनों में लगभग 25,000 रुपये बिल देता हूँ, इस फ्लोर का सिर्फ, कॉमर्शियल है हमारा।
डोमेस्टिक का 15,000 आया था, 18,000 आया था। 500 यूनिट लिखा हुआ है और आपसे पूछा है, ये ना इसने स्केल दिया हुआ है, राइट। और आपके पास 500 यूनिट आपका घर का इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन है, 500 यूनिट आपने यूज किया है, तो बिल कितना बना? 4500। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लेट मी चेक कि आपका आंसर सही है गलत। क्या करते हैं कि भाई ग्रेटर देन 200 यूनिट, अरे 500 तो 200 से बड़ा है, सीधा वो क्या करेंगे 500 गुणा में 10, 200 यूनिट से बड़ा, बिल कितना आ गया 5000, ठीक है ना। तो अगर इस तरीके से बिल दोगे तो घर लुट जाएगा, राइट। तो करना क्या है, बिल देने का आधार क्या है, अगले ने यहाँ डिस्काउंटेड है, ये देखो ध्यान से देखो जो मैं बता रहा हूँ। 500 यूनिट, पहली 100 यूनिट पर कितना बिल आएगा, पहली 100 पर सिर्फ 5 रुपए। तो पहली 500 यूनिट में से पहली 100, मतलब इसको 500 को मैं बाइफरकेट कर रहा हूँ, 100 यूनिट्स मल्टीप्लाइड विथ 5 रुपए, कितना बिल बन गया 500 रुपए। अब अगले 100 यूनिट से 200 यूनिट के बीच में कितना है 7 रुपए। तो अगली 100 यूनिट, अब 200 यूनिट हो गई या नहीं पर 7 रुपए, तो कितना बिल हो गया 700 रुपए, 700 रुपीज हुआ या नहीं। 500 यूनिट है ना, पहले 100 पर कितना बिल बनेगा 500, क्योंकि फर्स्ट 100 यूनिट तक बिल का रेट कितना है, आपकी सहूलियत ये है भाई, आपके लिए बिल कम किया है टाटा पावर ने, कि भाई अगर आपका 100 यूनिट तक हम सिर्फ 5 रुपए लेंगे, अगले 100 यूनिट तक हम 7 रुपए लेंगे, यानी कि 200 यूनिट तो हमने कम हो गई इसमें से, अब कितनी रह गई 300 यूनिट, 300 यूनिट 200 से बड़ा है, अब पक्का 10 रुपए लगेगा हर एक के ऊपर, यानी कि 300 इंटू 10, राइट। तो कितना आया, भूल जाओ ना, कोई पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तुम्हारे घर में वो आया इलेक्ट्रिशियन आया बिल लेकर, राइट, और वो तुमसे कह रहा है अगर सही बिल बता दोगे तो तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगा मैं। तो सही बिल कितना बना 3300, 542 रुपए हो गया नहीं। और कई ऐसा करते हैं, अरे 500 यूनिट है 200 से बड़ी है, सीधा 10 से मल्टीप्लाई 5000 रुपए बिल, घर थोड़ी ना खराब करना है अपना। ये समझ में आया या नहीं, कोई डाउट पहले तो इसमें बताओ। हाँ, मल्टीप्लाई इसलिए करना है आपकी आपके फायदे के लिए, आपने 500 यूनिट पूरे महीने में यूज किया, ग्रेटर देन 200 यूनिट्स पे 10 रुपए चला जाए, ठीक है, आप इसको मत यूज करो, आप दे दो, आपके घर में अगर ज्यादा पैसा है आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 5000 रुपए बिल दे दिया आप। 5 रुपीज पर यूनिट, रुपीज 5 पर यूनिट है बेटा, ये 0 to 100 5 रुपए नहीं है। तो आप क्या सोच रहे थे 0 to 100 सिर्फ 5 रुपए, 0 to 100 5 रुपए है, तो 1970 में भी नहीं था, क्लियर हो गया। तो ये जो 0 to 100 यूनिट्स हैं बेटा जी, रुपीज 5 पर यूनिट है। तो अगर 100 यूनिट्स, पहले 100 यूनिट्स पर आपको डिस्काउंटेड रेट हो गया ना, पहली 500 यूनिट में से 100 यूनिट पे केवल 5 रुपए, यानी कि 500। फिर अगली 100 पर, क्योंकि अगली 100 से 200 के बीच में कितना रेट है 700 रुपए, लेकिन अब आपने यहां तक का डिस्काउंटेड रेट ले लिया, अब 200 हो से ऊपर चाहे वो 300 यूनिट है, 3000 यूनिट है, जो भी है फिक्स रेट है कितना 10 रुपए। तो हमने 200 यूनिट का बिल तो लगा दिया ना 1200 रुपए। अब बेटा जी 300 यूनिट बची, तो 300 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 3000, तो टोटल कितना हो गया बिल 4200। क्लियर शगुन, समझ में आ गया, राइट। अच्छा, 1500 यूनिट है एक घर का बिल, सॉरी 1500 यूनिट्स, जरा बिल बताना कितना है, चलो देखो प्रैक्टिकल 1500 बिल आया आपके घर में, 1500 यूनिट लिखा हुआ है, अरे आपसे पूछा कि भाई बिल बताओ कितना।
पूछो। हाँ, आपने कितना बताया बेटा? 9,000, 9,200। आपका कितना था? 14,200, 14,200। और एक्सीलेंट, 14,200 इज आंसर। वेरी गुड, किया बिल्कुल ठीक है आंसर। अब जिसका 14,200 नहीं आया वो देखो भाई, दिमाग से निकाल दो। हम कोई पढ़ाई लिखाई थोड़ा ना कर रहे हैं, ये तो आम सी बात है। घर हर महीने बिल तो देते हो या नहीं? राइट, एक स्कीम निकाल दी टाटा पावर ने कि भाई हर घर का बच्चा ये बताएगा कि इतने यूनिट्स के ऊपर ये स्केल है, और अगर सही बिल बता दिए तो 10% का डिस्काउंट है। दिमाग क्यों नहीं चलेगा? राइट, तो तुम प्रैक्टिकली समझो ना, पढ़ाई लिखाई से लेना देना ही नहीं है इसका कोई। तो 1,500 यूनिट मैंने बोला था या नहीं? तो पहली 100 यूनिट के ऊपर, 1,500 में से पहली 100 यूनिट पे 5 रुपए, भाई 500 रुपए हो गए। अगली 100 पर अब 1,400 रह गई यूनिट्स, अगली 100 के ऊपर 7 रुपए, 700 रुपए। अब 1,500 में से 200 यूनिट तो निकल गई है नहीं, अब 1,300 यूनिट्स बची। 1,300 को हमने मल्टीप्लाई 10 से किया तो 13,000 रुपीज रेट आया नहीं, ऐड किया तो 14,200। अब इस पे 10% का डिस्काउंट और मिल गया। तो ये मजाक की बात नहीं है, क्वेश्चन आता है बोर्ड में ये 12th के अंदर। भाई हम 12th कर रहे हैं इस समय, 10th तो कर ही नहीं रहे। दिस इज 12th। वहां पर आपको ये यूनिट्स दे देंगे, ऐसा स्केल दे देंगे, यूनिट्स लिखी होंगी और आपको बिल बताना है। राइट, और ये 1 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस साल अभी फिजिक्स के पेपर में आया था। राइट, ये स्केल गिवन था, आपको निकालना आ गया। बताओ कौन सी बड़ी बात थी इसमें? आसान है या नहीं? तो कैसे बिल निकालते हैं तो समझना है, लेकिन अब दिमाग, हम कोई मजदूर थोड़ा ना, हमें ये भी तो सीखना है कि यूनिट का मतलब क्या है। ये जो यूनिट कह दिया ना टाटा पावर ने, 0 यूनिट, 200 यूनिट, 100 यूनिट, 200 यूनिट। राइट, तो ये यूनिट भला क्या है? ये यूनिट क्या होती है? दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। यूनिट इज द फंडामेंटल स्केल थ्रू विच द इलेक्ट्रिकल बिल इज डिसाइडेड, एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। देखो, पावर मैंने बताया था आपको एनर्जी अपॉन टाइम, जब हमने क्लास शुरू की थी। कपेला, यार देखना कौन है, 1 मिनट पीछे। भाई देखना, इसके ऊपर उसने पीछे का दरवाजा बंद है या नहीं? पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, यही हमने देखा है। तो एनर्जी का, एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द डिवाइस, यही है ना। कोई भी डिवाइस काम तब करेगा जब वो एनर्जी को किल करेगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? पावर इंटू टाइम। एनर्जी इज व्हाट? पावर इंटू टाइम। राइट, अब जरा ध्यान से देखो, एनर्जी कंजम्पशन, पावर को मैं ले रहा हूं 1 किलोवाट। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है इस समय। पावर को मैंने लिया कितना? 1 किलोवाट। टाइम को ले रहा हूं मैं 1 घंटा, 1 आवर। यानी कि एनर्जी कंजम्पशन को ले रहा हूं मैं 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। और इसका दूसरा नाम है 1 यूनिट। ये वो स्केल है जिसके आधार पर इलेक्ट्रिसिटी बिल डिसाइड होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं व्हाट डू यू मीन बाय दिस 1 यूनिट। हम इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। प्लीज यहां ध्यान दो। आपने अपने घर के सभी डिवाइसेस बंद कर दिए, सारे डिवाइस बंद कर दिए, कोई भी डिवाइस ओपन नहीं है, केवल आपने मोटर को ऑन किया। मोटर को आपने ऑन किया दोपहर में 1 बजे, एग्जैक्ट 1 बजे ऑन किया मोटर को आपने। भाई पानी चाहिए, पानी खत्म हो गया टंकी के अंदर, सारे डिवाइसेस बंद। मोटर को 1 बजे ऑन किया, ठीक 2 बजे बंद कर दिया। कितनी देर मोटर चली? 1 घंटा। और वो जो मोटर है वो 1 किलोवाट की है, 1 किलोवाट की मोटर है वो।
राइट, यानी कि दैट मोटर कंज्यूम्स 1000 joules of electrical energy in 1 second to take up the water in the upward direction, राइट। तो वो मोटर जो 1 किलोवाट की थी, 1 घंटे तक आपने ऑन रखी, आपकी टंकी का पानी भर गया तो आपको क्या बिल नहीं देना चाहिए? बिल बनेगा या नहीं, राइट। तो एक डिवाइस 1 किलोवाट का 1 घंटे चला तो उसने 1 यूनिट कंज्यूम की, और मान लिया वो 1 यूनिट का रेट है 5 रुपए, तो उस मोटर के 1 घंटे के चलने का क्या खर्चा आया? 5 रुपए। समझ में आ गया यूनिट किसे कहते हैं? क्या ये बात क्लियर हुई? तो व्हाट इज यूनिट? अब ध्यान से सुनो। 1 यूनिट ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज 1 किलोवाट आवर, यानी कि जो पावर है वो हमेशा हमेशा किस में होनी चाहिए? किलोवाट के अंदर। अगर मान लिया बल्ब की एनर्जी कंजम्पशन मुझे निकालना है, तो बल्ब तो बेचारा 40 वाट का है, तो उसको भी हम वाट में कन्वर्ट करेंगे। जब छोटे को बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 40 को हम डिवाइड किससे करेंगे? 1000 से। अब मान लिया वो बल्ब राइट काम कर रहा है 4 घंटे, तो कोई ना कोई यूनिट्स उसके सामने आएंगी, तो हम देखेंगे। तो यहां मैंने आपको एग्जांपल ये दिया था कि एक मोटर है, 1 घंटे चली 1 किलोवाट की, तो उसने 1 यूनिट कंज्यूम किया। मान लिया 1 यूनिट का चार्ज 5 रुपए, तो 5 रुपए बिल बन गया। व्हाट इज हाउ टू डिफाइन दिस 1 यूनिट? 1 यूनिट और 1 किलोवाट आवर इज डिफाइंड एज, अभी ध्यान से सुनो, समझना है, कुछ नहीं लिखो, is defined as the amount of electrical energy is defined as the amount of electrical energy consumed by a device of power 1 kilowatt operated for 1 hour. वन यूनिट का मतलब क्या हुआ? is the amount of electrical energy consumed by a device of 1 kilowatt operated for 1 hour. 1 किलोवाट का कोई भी डिवाइस हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे जूसर मिक्सर ग्राइंडर हो, चाहे मोटर हो, अगर वो 1 किलोवाट की और 1 घंटे तक चला ली, तो वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगी, वो उसको हम क्या कहेंगे? उसको एक स्केल कह दिया, जैसे 1 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर होता है, दिस इज नोन एज व्हाट? 1 यूनिट, राइट। तो यहां आपने देखा कि मोटर 1 घंटे चली, 1 यूनिट बिल आया 5 रुपए, राइट, तो 5 रुपए बिल हो गया उसका, ठीक है ना। अब 40 वाट का हमारा बल्ब है, उसको हमने 1 घंटा ऑन रखा, बाकी सब बंद है, सिर्फ बल्ब एक 40 वाट का ऑन है, तो मैं क्या करूंगा? 40 डिवाइड बाई 1000 कर दूंगा, इंटू 1, ये और ये कैंसिल, कितना है? 0.04 हो गया, 0.04 यूनिट्स, राइट और नॉट? तो 0.4, अब 1 यूनिट का 0.04 यूनिट्स, 1 यूनिट का कितना है? 5 रुपए, 1 यूनिट। अब 0.04 यूनिट का मतलब क्या? इंटू 1 यूनिट, तो 0.04, भाई मैं 0.04 यूनिट को लिख सकता हूँ ना, 0.04 इंटू 1 यूनिट, 1 यूनिट का 5 रुपए, 4/100 इंटू 5, तो 20 डिवाइड बाई 100, तो 0.2 आ गया, यानी कि 20 पैसे। कितना? मोटर का कितना आया 1 यूनिट में? 5 रुपए। बल्ब का कितना आया 1 घंटा चलने के बाद? 20 पैसे। पैसे में आया इसका रेट, रुपीज में भी नहीं है ये, गॉट इट और नॉट? क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक है ना। तो 0.2 का मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स 20 पैसा। तो क्यों? क्योंकि उसकी पावर कंजम्पशन कम थी। तो आप एक बात याद रखना, अगर आपसे पूछते हैं कि भाई यूनिट्स निकालो, तो आपको जब यूनिट्स निकालने के लिए कहेंगे तो डिवाइस की पावर रेटिंग देंगे, आपको डिवाइस की पावर रेटिंग देंगे, और वो जो पावर है हो सकता है किलोवाट में हो सकता है खाली वॉट में हो। तो याद क्या रखना है? वॉट को किस में कन्वर्ट करना है? किलोवाट में करना ही करना है, इनटू टाइम। अगर टाइम मिनट्स में है तो उसे घंटे में बदलना है, 36 मिनट है तो 36 डिवाइड बाई 60 कर देंगे, राइट। 36 सेकेंड्स है तो 36 डिवाइड बाई 60 इंटू 60 कर देंगे, गॉट इट? यानी कि टाइम किस में होना चाहिए? आवर में।
पावर किसमें होनी चाहिए? 1 किलोवाट आवर में। बाकी मल्टीप्लाई तो आपको तीसरी क्लास से करना आता है। आंसर आ गया। दिस इज यूनिट बीइंग कंज्यूम्ड, राइट। कितना क्लियर है? तो लिखो 1 यूनिट और 1 किलोवाट आवर, 1 यूनिट और 1 किलोवाट आवर or 1 kilowatt hour is defined as 1 unit or 1 kilowatt hour is defined as amount of electrical energy consumed by a device, amount of electrical energy consumed by a device, consumed by a device of power 1 kilowatt, consumed by a device of power 1 kilowatt, operated for 1 hour, operated for 1 hour, right। अब ये जो पावर है जिसे मैंने 1 यूनिट का है, 1 किलोवाट आवर, सॉरी एनर्जी which is 1 kilowatt hour, or we can say 1 kilowatt hour। अब आपको क्वेश्चन ये आ सकता है तो ये एनर्जी, और एनर्जी की बेसिक यूनिट क्या होती है? एनर्जी की बेसिक यूनिट क्या है? किलोवाट आवर, ये जूल्स है। तो कन्वर्ट करो 1 यूनिट को जूल्स में और 1 यूनिट को। ये पक्का क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, 1 मार्क का क्वेश्चन होगा। और ये भी पूछ सकते हैं आपको, हाउ मेनी जूल्स ऑफ एनर्जी इज एक्वायर्ड बाई 1 यूनिट। तो वैल्यू आपको सीधी याद होनी चाहिए, 3.6 इंटू 10 टू पावर 6, 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल्स। क्यों? अब देखो यहाँ, प्लीज यहाँ देखिए, जूल्स में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ उसे, यूनिट को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? जूल्स में। 1 किलोवाट को पहले वॉट में कन्वर्ट करो। अब बड़ी को छोटी में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 टू पावर 3 भाई 1 किलोवाट कॉरस्पॉन्ड टू 1000 वॉट, 1000 10 टू पावर 3। आवर को सेकंड में बदलना है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो ये कितना हो गया? 10 टू पावर 3 इंटू 3600, राइट। तो एनर्जी इज इक्वल टू 36, ये 100 है ना, इंटू 10 टू पावर 2 इंटू 10 टू पावर 3, हो गया 36 इंटू 10 टू पावर 5 और नॉट, और फाइनली कैन बी रिगार्डेड एज 3.6। अब 3.6 में मैं ले रहा हूं तो इसकी यहाँ पर पावर को मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा, 10 टू पावर 6 जूल्स। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी कि 1 यूनिट का मतलब क्या हुआ कि वो मोटर जो 1 घंटे चली उसने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खत्म किया? 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय द मोटर, राइट, ऑफ पावर 1 किलोवाट ऑपरेटेड फॉर 1 आवर। गॉट इट? अब इतना अगर आपको समझ आ गया है, इसके बिहाफ पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैं चाहूंगा कि आपके पास है ना रेफरेंस बुक होनी चाहिए, लखवीर सिंह की, बिगिनिंग के लिए बेस्ट बुक है वो, मैंने आप लोगों को सबको रिकमेंड की हुई है। कोई भी टॉपिक सीमेंटेड दिमाग में तब होगा जब घर जाकर आप उसको उस बुक से रीड करोगे। तब मैं समझ चुके हो, एक रीडिंग आपको 10 मिनट नहीं लगना, इसको आपको वो चीज ढंग से समझ आ जाएगी। बस आज का होमवर्क ये है कि इसको रीड कर कर आपको सिर्फ डेफिनेशंस बतानी है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिकल पावर। एक तो ये फार्मूला आपका होना चाहिए होम असाइनमेंट में आपने जो देना है, और आपको ये पता होना चाहिए 1 यूनिट, और सिर्फ ये लिख कर भेजना है मुझे। और बैच में मैंने आपको ऐड किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल करंट इलेक्ट्रिसिटी का बैच बना हुआ है ना, राइट। और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं लिंक भेज दूंगा। और कल जो मैथ का काम था कर रहा आपने घर जाकर? हाँ, अभी मैं बात करता हूँ उससे, अभी नहीं हुआ, क्या कारण है, लेट मी सी। तो आपने उसी में अपनी पीडीएफ में कन्वर्ट कर कर 5 मिनट लगते हैं, उसे उसी में भेजो, क्योंकि वहां ना थोड़ा और मॉडिफिकेशन हो गया हमारे ऐप में, तो मैं इंडिविजुअल लेवल पर रेस्पॉन्स भेज सकता हूँ। वो मैं बहुत ढंग से चेक कर रहा हूँ होमवर्क को, इसलिए होमवर्क को एक तो ईमानदारी से करना, कोई स्कूल का होमवर्क नहीं है कि कॉपी करके भेज दिया। वो जो लिखा है वो आपको आना चाहिए, आपकी खुद की क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ठीक है। ये लिखकर आप भेजेंगे,
कल तक ही भेज दो या आज रात तक भेज दो तो दैट इज समथिंग ग्रेट। बाकी मैं इसको मॉडिफाई आज हो सकता है ऐप को एक्टिवेट करने में बैच को मुझे 9-10 बज जाए, क्योंकि मेरा अभी एक डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, मुझे जाना है मिसेस के साथ। तो मे बी कि आधा पौना घंटा मैं लेट उसे करूँ, मैं वहीं से बैठे क्लिनिक पे कर दूंगा उसे, लेकिन फिर भी टाइम लग सकता है। तो आप इसको करने के बाद कल मॉर्निंग में अपलोड कर देना, ठीक है। ये काम आपको भेज रहा है, लखवीर सिंह से रीड करना है। और इसके साथ साथ आपको फ्राइडे को हम रिप्रोडक्शन की पहली क्लास देंगे हमारे सीनियर सर की। रिप्रोडक्शन हम लाइव नहीं लेंगे, रिप्रोडक्शन आपको क्लास मिलेगी, 1 घंटे की क्लास आप ईमानदारी से घर पे देखेंगे। जो डाउट होगा वो कपिल को व्हाट्सएप कर देंगे, वो उस डाउट को रिजॉल्व करके आपको भेज देगा। बेहतरीन क्लास है, सारी डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन है, राइट। वो सारा आप अपने लेवल पर ढंग से वहां पर देखेंगे। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन कपिल बहुत ही बेहतरीन ढंग से कवर करेगा, बहुत डिटेल में कवर करेगा, दैट इज आई एम 100% कॉन्फिडेंट। सबसे पावरफुल टॉपिक है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, लेकिन उसके लिए आपको रिप्रोडक्शन आना चाहिए। फ्राइडे की क्लास में आप 1 घंटे की क्लास उसे अटेंड करेंगे, उसका दिया हुआ काम करेंगे, लखमीत सिंह से पढ़ेंगे और कपिल को भेजेंगे, या रिप्रोडक्शन का हम बैच बना देंगे, उसके अंदर आप उसको अपलोड करेंगे, राइट। इस सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ हम चलेंगे। आप सबको मैं कई बार कह चुका हूँ, 4 क्लासेस हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी की अपलोड हो चुकी हैं यूट्यूब के ऊपर। प्लेलिस्ट में जाकर 4 क्लासेस को किसी भी कीमत पर आप फ्राइडे तक खत्म करो, राइट। फ्राइडे तक ना कर सको कोई बात नहीं, संडे तक करो। कहीं कोई भी डाउट आए मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो, 9999325553। डाउट है उस पर मेंशन करो, 90% से ऊपर चांस है क्लास आपको समझ आएगी। कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो मैं बैठा हूँ, मैं कवर करा दूंगा। और चूंकि यही नहीं, मैं अब मंडे को और वेडनेसडे को करंट इलेक्ट्रिसिटी पर ओवरऑल कुछ क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से सामने रखूंगा। 4 क्लासेस में जो मैं क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा वो नए पुराने सबको 4 क्लासेस ढंग से समझ आ जाएगी, राइट। जो क्वेश्चन मैं सामने और वो मैं बोर्ड के क्वेश्चन लेने वाला हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत पावरफुल टॉपिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर टीडीएस क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। मैंने शायद आपको बताया था कि 2015 में मेरे पास 19 बच्चे इस 2 चैप्टर को पढ़ने आए थे, क्योंकि डेंजरस टॉपिक है। इसके अंदर आप क्वेश्चंस की क्वालिटी देखना जब मैं आगे कराने वाला हूँ, राइट। लेकिन अगर हमें चीज समझ आ जाती है ना, तो हम जितनी गहराई में जाते हैं वो उल्टा आसान होता चला जाता है, राइट। तो मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ऐसा मजबूत करा दूंगा तुम्हारा कि तुम्हें 12th के 5 चैप्टर्स फिजिक्स के यूं समझ आएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पूरे 5 चैप्टर शुरू के 10 चैप्टर टॉपिक हैं टोटल, उसमें से 3 चैप्टर्स हम कर चुके हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, 5 अब कर लेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब इसने क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि जब हम पेड़ के नीचे खड़े होते हैं और बिजली गिर गई, एक वीडियो भी देखी होगी आपने व्हाट्सएप पर, 4 लड़के खड़े थे पेड़ के नीचे, ऊपर से आसमान से बिजली गिरी, 4 एनवलप, राइट। आज से सालों पहले, 30-40 साल पहले, 2 बच्चे अपनी स्कूल बस से उतरे और बिजली उनके ऊपर गिरी थी, विद इन नो टाइम दे इवापोरेट्स। क्योंकि जो बिजली गिरती है उसकी जो पावर है 50,000 वोल्ट से लाखों वोल्ट तक भी होती है, भगवान ना करे कभी किसी पे गिरे। ये ऐसी चीज है, एक के बाद यहाँ हिमाचल के अंदर एक एक घर में आई, तो गिरी तो होल करते हुए नीचे आके दीवार के साथ खड़ी हो गई और कुछ सेकंड के लिए खड़ी हुई, फिर उसी रास्ते से वापस चली गई। अगर कुछ पल भी रह जाती तो आस पास के 50-60 मकान को साथ लेके जाती, जस्ट लाइक एन एटम बम, राइट। और ये बनती क्यों है, 8th क्लास में भी आपने किया होगा, मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रिसिटी बनती क्यों है, राइट। आसमान के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी वो नेचर की इलेक्ट्रिसिटी है, उसकी कौन मिसाल दे सकता है। हाँ, लेकिन अगर सपोज आप पेड़ के नीचे खड़े हैं, भूल कर भी आंधी तूफान आए तो आपको एक तो बाहर नहीं निकलना चाहिए, निकल जाओ तो कभी भी भूल कर भी पेड़ के नीचे मत खड़े हो जाना, राइट। 100% जो है पॉसिबिलिटी है कि कुछ भी गड़बड़ हो जाए, क्योंकि वो ससेप्टेबल होता है जो ट्री के ऊपर गिर रहा है उसका, पता नहीं क्यों है ऐसा, लेकिन जनरली वो ट्री के ऊपर गिर जाती है। और कितनी ही भयंकर तूफान क्यों ना आ रहा हो, आंधी तूफान चल रहा हो, अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं कुछ नहीं होगा,
अब बात होती है क्यों, जबकि वो तो मेटलिक कंडक्टर है और पेड़ तो इंसुलेटर है। हाँ तो देखा जाए तो पेड़ पे गिरते हुए तो खत्म हो जानी चाहिए। तो इंसुलेटर है लेकिन बिजली अपने आप में एक अलग ऑब्जेक्ट है। तो एक इन टर्म्स ऑफ रॉड आती है, इंसुलेटर क्या कर लेगा उसका, राइट। लेकिन वही रॉड अगर कार पे गिरेगी तो कुछ नहीं होगा। क्यों? इसका जो आंसर है ज्यादा बेहतर आपको लॉजिकली 12th क्लास में समझ में आएगा, लेकिन इसीलिए मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया। जो बैटरी होती है जो कि पोटेंशियल प्रोवाइडर है, उसका पहला काम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश करती है। अगर ये कंडक्टर है, मान के चलो आपके घर का ये रिमोट कंट्रोल है टीवी का, उसमें दो सेल लगे हैं ना। सेल क्या है? बैटरी। बैटरी क्या करती है? पोटेंशियल क्रिएट करती है। बैटरी पोटेंशियल क्रिएट कैसे करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैं बता चुका हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश करती है और उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, मान लिया बैटरी में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक्टिवनेस। अब पूरे के पूरे रिमोट के अंदर जो सेंसर है, जैसे ही आपने उस सेल को ऑन किया, वो सारे सेंसर एक्टिवेट क्यों होंगे? क्योंकि बैटरी ने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? पूरा जो स्पेस है वो एक्टिवेट हो गया, ससेप्टेबल हो गया। किसके लिए ससेप्टेबल हो गया? ये पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द कॉज ऑफ फोर्स। किस पे लगेगा फोर्स? नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन यहां से आते हैं, तो ये पॉजिटिव जो है वो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिशेस द फोर्स। बताया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एट ए पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो यहां से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, राइट। जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट करंट। तो हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऑलवेज एग्जिस्ट ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। वो कंडक्टर के सरफेस पर होती है, इनटू द कंडक्टर नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर हो। अब अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और ये क्यों नहीं है, ये हम 12th क्लास के अंदर देखेंगे, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट, एंड इनसाइड द कंडक्टर इट्स ऑलवेज बी जीरो। अगर होलो कंडक्टर है, कार अपने आप में एक होलो कंडक्टर हुआ या नहीं? ऊपर मेटल है तो आप अंदर बैठे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कार क्या है? जीरो। और अगर कोई खिंचाव ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ही जो कि कॉज है फॉर द इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, जब वो फोर्स लगाने का जरिया ही नहीं है। अभी फैन अपने आप तो यहां से वहां जाएगा नहीं, इनर्शिया है, तो मैं फोर्स लगाऊंगा तभी तो जाएगा। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड समझो, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। जब मैं ही नहीं हूं तो इलेक्ट्रॉन कहां से आ जाएंगे? तो कार के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। हर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। घर में रहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कार में रहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, चाहे कितना ही थंडर स्टॉर्म हो। लेकिन पेड़ के नीचे खुले में खड़े हो गए तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ सीरियस एक्सीडेंट, राइट। तो इसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज बी जीरो, एंड ड्यू टू व्हिच द फ्लो ऑफ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट टेक प्लेस, नो करंट कैन फ्लो विद इन द कंडक्टर इटसेल्फ, तो हम सेफ है, राइट। और इसका एक लॉजिकल रीजन है, और उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आना चाहिए, राइट। और ये 11th 12th क्लास के अंदर भी कोई 7th और 8th क्लास में इसका रीजन की शुरुआत होती है, राइट। तो दैट इज इट फॉर टुडे। अगली क्लास के अंदर जो है इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे काफी, मैं खूब सारे डिवाइसेस ले लूंगा और हम एक बिल निकालेंगे, ठीक है। और फिर हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, द टॉपिक वुड बी ओवर इन दैट। हाँ।